नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स की कक्षा 12वीं की ऑनलाइन क्लास को लेकर आ रहे हैं। हमने अपनी पहली ऑनलाइन क्लास में पहले अध्याय में विद्युत क्षेत्र और उसके बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले उसमें हमने आवेशों के बारे में पढ़ा था, आवेशों के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था और आवेश के मात्रक के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे के हेडिंग को लेकर आ रहे हैं, जो कि है कूलाम का नियम। कूलाम नाम का एक वैज्ञानिक था। इस वैज्ञानिक ने 1785 में दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात किया था। इसके अनुसार जब दो स्थिर आवेश Q1 Q2 ये दो बिंदु आवेश है, दो स्थिर आवेश है, अगर ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य में जो बल लगेगा उस बल को ज्ञात करने का काम कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इनके अनुसार जो मध्य का बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। जैसे पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, तो मध्य में जो बल होगा वो Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसीलिए हमने पहले लिख दिया F समानुपाती Q1 Q2 समीकरण नंबर 1। दूसरी बात इसमें हमने बताई कि जो मध्य का बल होगा वो इनको मिलाने वाली जो रेखा है ना, जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी r है, तो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो मान लीजिए दूरी r है तो r का वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर और व्युत्क्रमानुपाती में करेंगे तो 1/r²। तो बल होगा जो r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो लिखा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² समीकरण नंबर 2। तो ये जो दो बातें हैं इन्होंने अपने इस समीकरण से बताई। फिर ये बताया कि जो मध्य का बल होगा वो बल इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा के अनुदिश काम करेगा। माने वो बल जो होगा वो इसी रेखा पर लगेगा, इसके अलावा कहीं नहीं लगेगा। तो F जो है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करेगा। और चौथी बात बताई कि ये जो बल है ये इस दोनों आवेशों के बीच में जो भी माध्यम होगा या निर्वात होगा उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। तो चौथी बात बताई कि ये माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करेगा। अतः दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है ये इन चार चीजों पे निर्भर करता है। जब इन्हीं चार चीजों को उन्होंने साथ में मिलाया तो बना F समानुपाती Q1 Q2 बटे r²। जब ये नियतांक हटाया गया तो लगा F बराबर K Q1 Q2 बटे r², जहां K ये नियम कूलाम ने दिया था, इसीलिए ये K कूलाम नियतांक कहलाता है। हम इसको समानुपाती नियतांक भी कह सकते हैं क्योंकि ये समानुपाती के निशान को हटाने के बाद आया है, इसीलिए F बराबर K Q1 Q2 बटे r², जहां K कूलाम नियतांक है। और ये जो K है इसका मान इन दोनों आवेशों के मध्य जो भी माध्यम होगा या निर्वात होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। यदि इन दोनों आवेशों के मध्य में निर्वात या वायु है तो इस K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये जो चिन्ह है ये एप्सिलॉन नॉट का है, ये मान होगा अगर मध्य में निर्वात या वायु है तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये जो एप्सिलॉन नॉट है अगर इसकी वैल्यू डाल दी जाए तो इसे सॉल्व करके K की वैल्यू लाई जा सकती है, और ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। और इसका मान, गणितीय मान 8.85 × 10 की पावर -12 होता है। अगर ये मान हम यहाँ डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10 की पावर 9। अतः K की वैल्यू, कूलाम नियतांक की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10 की पावर 9 होती है। ये निर्वात या वायु में प्राप्त होती है। अगर इन दोनों आवेशों के मध्य में माध्यम उपस्थित हो, माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी, कांच, कुछ भी अगर उपस्थित हो तो इस K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होगी, जहां ये एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है।
अगर ये दोनों मान वहां k के स्थान पे रख दिए जाएं तो वो निर्वात में बल मिल जाएगा। अगर ये वाला मान हम डाल देंगे तो निर्वात में बल आ जाएगा, और ये वाला मान डाल देंगे तो माध्यम में बल आ जाएगा। तो इस प्रकार से कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बीच में, दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाले बल को ज्ञात किया था, और इससे बल का जो फॉर्मूला मिला वो मिला F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये फॉर्मूला मिला। इसमें F बल है, K कूलाम नियतांक है, Q1 Q2 दोनों आवेश है, और R दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। देख लीजिए एक बार। अब हम उसी K का जो कूलाम नियतांक है उसकी मात्रक और विमा को ज्ञात करेंगे। हमने कूलाम के नियम में K का F का फॉर्मूला पढ़ा है। F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K कूलाम नियतांक है, Q1 Q2 दोनों आवेश है, और R उनके मध्य की दूरी है। तो हम अब K का मात्रक और विमा निकालना चाहते हैं, तो हम K का मान निकालेंगे यहाँ से। तो K बराबर हो जाएगा R स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो F R स्क्वायर बटा Q1 Q2। यहाँ से K बराबर मिल गया F R स्क्वायर बटा Q1 Q2। हम K का मात्रक और विमा निकालना चाहते हैं, इसीलिए हमने सूत्र से पहले K का मान निकाल दिया। अब सूत्र में हमें मिल रहा है F माने बल, R माने दूरी, Q1 Q2 माने आवेश। तो F जो बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और Q1 Q2 दोनों आवेश है, दो आवेश है, इसीलिए इनका मात्रक होता है कूलाम, तो हो गया कूलाम स्क्वायर। तो K का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये K का मात्रक हो गया। इसी तरह से K की विमा निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? सूत्र में है F R स्क्वायर बटा Q1 Q2। F जो है वो बल है, R जो है वो दूरी है, Q1 Q2 जो है वो आवेश है। तो बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2। ये बल की विमा है। दूरी की विमा होती है L2, और आवेश की विमा होती है A1 T1, लेकिन यहाँ डबल आवेश है तो हो जाएगा A2 T2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो विमा आ जाएगी M1 L3 T-4 A-2। ये कूलाम नियतांक की विमा आ जाएगी। अब जब कूलाम नियतांक की विमा आ गई है तो हमने K के दो मान पढ़े हैं। जब निर्वात होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब माध्यम होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। तो हम वहां से इस एप्सिलॉन नॉट की भी विमा, जो विद्युतशीलता है, जो निर्वात की विद्युतशीलता है, हम इसकी भी विमा और मात्रक निकाल सकते हैं। तो हमने पढ़ा है K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा? 1/4 पाई K। क्यों? क्योंकि हमने एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला, तो इसको उधर भेजा, K को उधर भेज दिया, फंक्शन नॉट कर लिया, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया 1/4 पाई K। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो K के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका सीधा मतलब हो गया जो मात्रक K का है उसका आप व्युत्क्रम कर दो, वही मात्रक एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखेंगे इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। और फिर विमा, तो विमा भी व्युत्क्रम हो जाएगी, जो यहाँ पे प्लस में चल रहे थे वो वहां माइनस में हो जाएंगे। तो M1 की जगह यहाँ हो जाएगा M-1, L3 की जगह हो जाएगा यहाँ L-3, और T-4 था यहाँ हो जाएगा T+4, और A-2 था तो यहाँ हो जाएगा A2। तो इसी तरह से ये जो है वो एप्सिलॉन नॉट की विमा आ गई। अब हम अगर इनके उन मानों को, गणितीय मानों को लिखते हैं और उनका मात्रक अगर साथ में लिखते हैं तो K की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो हमें उन मात्रक को भी साथ में याद रखना है, उनके गणितीय मान के साथ। तो K का पूरा मान जो होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। उसी प्रकार से एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसका मान क्या होगा? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो है ये मान एप्सिलॉन नॉट मान निर्वात की विद्युतशीलता का हो जाएगा।
अब आप कहेंगे कि माध्यम की विद्युतशीलता का आपने नहीं बताया। माध्यम की विद्युतशीलता माध्यम पे निर्भर करेगी कि वो माध्यम कौन सा है। अगर माध्यम कांच है तो वहां अलग होगा, अगर पानी है तो वहां अलग होगा, और अगर कोई दूसरा है तो वहां अलग होगा। इसलिए उसका मान जो होता है वो माध्यम पे निर्भर करता है, उसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप अभी देख लीजिए, यहां तक उतार लीजिए। अगला हेडिंग है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युतांक का मतलब होता है एक तरह से कुचालक पदार्थ। जैसा हमने कूलाम के नियम में पढ़ा कि दो आवेश होते हैं Q1 Q2, उनके मध्य में दूरी r होती है। अगर इन्हीं दूरी के बीच में ना दोनों आवेशों के बीच में कोई ऐसा माध्यम डाल दे जो कि कुचालक होता है, जिसके कारण क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान परिवर्तित होता है। तो ये जो आपने बीच में डाला अन्य माध्यम, कुचालक माध्यम, इसी को हम परावैद्युतांक कहते हैं। इसको कैपिटल K से या एप्सिलॉन r से दर्शाया जा सकता है, और हम इसको दूसरी भाषा में दूसरा नाम इसका माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। इसका मान निकालने के लिए, इसका सूत्र निकालने के लिए हम निर्वात में बल बटा माध्यम में बल दोनों का अनुपात ले लेंगे। निर्वात में बल का मतलब दोनों आवेशों के बीच में जब निर्वात था, और जब निर्वात था तो वहां बल का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वहां K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो निर्वात में बल आ गया F0, माध्यम में बल आ गया Fm। m का मतलब माध्यम, नॉट का मान निर्वात। तो निर्वात में बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, और माध्यम में 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, ये वाला पद ये वाले पद से कट रहा है, 1/4 पाई से कट रहा है, ये ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन r या k का मान हो जाएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। माने दोनों विद्युतशीलताओं का जो अनुपात होगा वही अनुपात एप्सिलॉन r होगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। हम इसको कैपिटल K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। हम इसे परावैद्युतांक भी कह सकते हैं। हम यहाँ ध्यान से देख रहे हैं, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों अनुपात में आई है, अतः हम इन दोनों विमाओं को जब रखेंगे तो विमाएं कट जाएगी। इसलिए एप्सिलॉन r जो होगी वो एक विमाहीन राशि होगी, इसकी कोई विमा नहीं होगी, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो एप्सिलॉन r जो होता है वो विमाहीन राशि, मात्रकहीन राशि होती है। और हम इस एप्सिलॉन r को या k को कुचालक पदार्थ भी कहते हैं। जैसा पहले बताया कि परावैद्युतांक जो होता है वो कुचालक पदार्थ ही होता है। अगर हम परावैद्युतांक के रूप में अशुद्ध जल का प्रयोग करें तो इस परावैद्युतांक का मान 80 प्राप्त होता है। लेकिन अगर निर्वात का प्रयोग करें, परावैद्युतांक के अंदर निर्वात डाल दो तो वहां पे मान 1 आ जाएगा। और अगर सुचालक कोई डाल दो, प्लेट डाल दो सुचालक, तो परावैद्युतांक का मान अनंत हो जाएगा। और इस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो निर्वात होने पर तो सर्वाधिक होगा, कुचालक पदार्थ होने पर मान कम हो जाएगा, और सुचालक होते ही मान शून्य हो जाएगा। सबसे कम प्राप्त होगा जब दोनों आवेशों के मध्य माध्यम क्या है, सुचालक माध्यम है। सुचालक माध्यम जैसे कि कोई चालक तार, तांबे की वस्तु डाल दी, लोहे की वस्तु डाल दी बीच में, दोनों आवेशों के बीच में, तो लगने वाला बल जो होगा बीच में वो शून्य होगा। लेकिन अगर आपने निर्वात डाल दिया, दोनों आवेशों के बीच में निर्वात है, कुछ नहीं है, निर्वात एकदम, तो सर्वाधिक बल वहां पे प्राप्त होगा। ये थी हेडिंग परावैद्युतांक। अगला हेडिंग है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम का नियम जो हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कूलाम का बल या कूलाम का नियम कहलाता है। हम उसी कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कर रहे हैं। सदिश निरूपण का मतलब ये होता है कि वे लगने वाले जो बल होते हैं
वे किस दिशाओं का पालन करते हैं या किस प्रकार से एक दूसरे आवेश पे लगते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक दो अक्षों का निकाय लिया। इस निकाय के अंदर हमने दो आवेश लिए, बिंदु आवेश, यहाँ पे लिया Q1 और यहाँ पे लिया Q2। ये जो Q1 आवेश है ये मूल बिंदु O से इसका विस्थापन जो है या दूरी जो है वो R1 सदिश है, और इस Q2 का जो विस्थापन है वो R2 सदिश है। तो इन दोनों की स्थिति सदिश जो हो गए वो R1 और R2 हो गए। ये दोनों आवेश है Q1 और Q2। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है ये मैंने डैश डैश से बताई है, ये दोनों को आवेशों को मिलाने वाली रेखा है। माने इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो इसी रेखा के अनुदिश लगेगा। तो अब हम यहाँ पे वो बल कैसे लगता है वो बता रहे हैं। अगर Q1 आवेश Q2 पे बल लगाएगा, अगर Q1 आवेश Q2 पे बल लगाएगा तो उसकी दिशा ऐसे होगी। तो हमने ये दिशा ऐसे बताई है, F21, माने वो लगने वाला बल ऐसे होगा और उसका नाम है F21। बल एक सदिश राशि होती है, इसीलिए ऊपर तीर का निशान आ गया। लेकिन अगर Q2 आवेश अगर इसके ऊपर बल लगाएगा Q1 के ऊपर तो उसकी दिशा ऐसे हो जाएगी, तो वो हो गई F21 सदिश। अब हमें चित्र से ही पता चल रहा है कि दोनों जो बल लगेंगे वो एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, लेकिन ये हमें सिद्ध करके बताना है कि ये किस तरह से एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं Q2 पर Q1 के कारण कितना बल लगता है, माने इस आवेश पर, इस आवेश पे ये वाला आवेश कितना बल लगाता है। तो लिखा Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, तो नाम दे दिया उसको F21। हम कूलाम के नियम से सूत्र पढ़ चुके हैं कि Q1 Q2 बटा होता है R², और इन दोनों के बीच की दूरी को हमने मान लिया है R21, और वो इन दोनों सदिश के अंतर के बराबर होगी। तो R21 का स्क्वायर हो गया। इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो लिख दिया F21 सदिश बराबर K Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर। सदिश निशान नहीं लगता इसलिए पास में एकांश सदिश लगाया, R21 का कैप। अब इसी R21 जो है ये मान, इसको हम खोल के लिख देते हैं। तो F21 सदिश हो गया K Q1 Q2 बटे R2 सदिश माइनस R1 सदिश का स्क्वायर, R2 का कैप माइनस R1 का कैप। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। ये जो समीकरण आया है ये पहले आवेश के कारण दूसरे पे लगने वाला बल है। इसी प्रकार अगर दूसरे के कारण पहले पे लगने वाला बल बताएं तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, इसी समीकरण के आधार पर उसको लिख रहे हैं। तो वो हो जाएगा Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, तो F21 सदिश हो जाएगा K Q1 Q2, सेम पद क्योंकि दोनों आवेश वही है। लेकिन नीचे अब हम इसके कारण यहां पढ़ रहे हैं, तो अब आ जाएगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर सदिश में, और एकांश सदिश में भी 1 माइनस 2 का कैप, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये दूसरे आवेश के कारण पहले पे लगने वाला बल हो जाएगा। हम ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं, नीचे जो है वो पद स्क्वायर है, अगर हम इन दोनों पदों को आगे पीछे लिख दें तो स्क्वायर है, इसलिए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ आगे पीछे लिखते तो हमें माइनस का चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो K Q1 Q2 इधर तो आपने एक्सचेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ एक्सचेंज कर दिया अपन ने क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन लिया है। अब इसको हमने समीकरण 3 दे दिया। इसकी तुलना हम करते हैं समीकरण 1 से। जब हम इसकी तुलना समीकरण 1 से करेंगे ये दोनों पद समान दिखेंगे, तो हम इसकी जगह F21 सदिश लिख सकते हैं। तो 1 व 3 की तुलना करेंगे तो हो जाएगा F21 सदिश बराबर माइनस F12 सदिश। इससे ये पता चलता है, ये माइनस का चिन्ह हमें ये बताता है कि दोनों जो बल होंगे उनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इस प्रकार से हमने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किया। ये कूलाम का नियम जो है ये सबसे पहले अब यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें हैं। सबसे पहले कूलाम का नियम जो होता है वो बिंदु आवेशों पे लगता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ये किसी और आवेशों पे काम नहीं करता, ये बिंदु आवेशों पे काम करता है। सबसे पहला तथ्य है दोनों आवेश स्थिर और बिंदुवत होने चाहिए। जो कूलाम के नियम में हम दो आवेश लेते हैं Q1 और Q2, ये दोनों आवेश बिंदुवत होने चाहिए और स्थिर होने चाहिए। दूसरा, इनके मध्य में जो दूरी होती है वो दूरी 10 की पावर माइनस 15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये दूरी कम होगी तो वहां पर 10 की पावर माइनस 15 से कम होगी तो वहां पे कूलाम का नियम काम नहीं करेगा, फिर वहां पे नाभिकीय बल काम करने लग जाएगा। क्योंकि हम ये जानते हैं
नाभिक के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके मध्य नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है, तो वहां पे लगने वाला जो बल होता है वह बल नाभिकीय बल होता है। इसलिए ये दूरी जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर कोटि से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वहां पे कूलाम का नियम काम करेगा। तीसरी बात, ये जो नियम है ये अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। अगर किसी निकाय में बहुत सारे अगर आवेश हो जाते या बहुत सारे आवेश हम ले लेते तो किसी एक आवेश पे लगने वाला जो बल होता वो सभी के योग के बराबर होता। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। और चौथी बात, ये जो नियम होता है ये एक व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि दूरी का यहाँ पे व्युत्क्रम हो रहा है और वो वर्ग भी हो रहा है, इसलिए ये वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करेगा। और पांचवी बात, ये एक प्रकार का संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब इसका हमेशा संरक्षण होता है, ये कभी मतलब इसकी हानि नहीं होती, कभी ये लॉस में नहीं रहता। एक आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाता है तो दूसरा भी पहले पे बल लगाएगा, एक बल दूसरे पे लग रहा है दूसरा भी पहले पे लगाएगा, इसीलिए ये एक प्रकार का संरक्षी बल भी होता है। देख लीजिए ये हेडिंग और उतार लीजिए। अगला हेडिंग है बहुल आवेशों के बीच में लगने वाला कूलाम बल क्या होगा। यह अध्यारोपण का सिद्धांत जो अभी हमने बताया कि कूलाम का नियम अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। तो यह अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा, या बहुत सारे आवेश अगर किसी निकाय में मौजूद है तो उन निकायों के बीच में जो बहुल आवेशों के बीच में किसी भी एक आवेश के ऊपर लगने वाला बल होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक 3 आवेशों का निकाय लिया है, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। इस 3 अक्षों के निकाय में हमने बहुत सारे बिंदु आवेशों को लिया है। जैसे सबसे पहले हमने लिया q1, ये आवेश लिया यहाँ पे, और इसकी मूल बिंदु से दूरी या स्थिति सदिश है r1 सदिश। इसी प्रकार से लिया q2, इसके मूल बिंदु से स्थिति सदिश r2 सदिश। इसी प्रकार से लिया q3, इसकी मूल बिंदु से दूरी स्थिति सदिश r3 सदिश। और इसी प्रकार से लिया हमने qn, इसकी मूल बिंदु से दूरी या स्थिति सदिश rn सदिश। तो इस प्रकार से हमने n आवेश लिए और इन्हीं के बीच में हमने एक परिरक्षण आवेश लिया है q0, इसकी मूल बिंदु से दूरी है r0 सदिश। तो इस प्रकार से हमने n आवेश एक निकाय में लिए हैं। हम क्या करना चाहते हैं, इन n आवेशों के निकाय में बहुत सारे आवेश है, इसमें इन आवेशों के कारण किसी एक आवेश के ऊपर कितना बल काम कर रहा है वो हम ज्ञात करेंगे। तो हम जिसके ऊपर ज्ञात करेंगे वो हमारा परिरक्षण आवेश है q0। तो हम यहाँ पे इन सभी आवेशों के कारण इसके ऊपर कितना बल काम कर रहा है वो निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम q1 के द्वारा इसके ऊपर निकालेंगे। तो हमें q1 के द्वारा जब इसके ऊपर निकालेंगे तो ये दूरी हमें चाहिए, तो हम इस दूरी को लिख सकते हैं 1 और 0 के बीच में है तो r01 सदिश। और ये जो बल लगेगा उसकी दिशा इस प्रकार से हो जाएगी, इसको नाम दे देंगे F01 सदिश। तो पहले के कारण जब इसके ऊपर बल आएगा तो उसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। अगर दूसरे के कारण यहाँ निकालेंगे तो ये बल की दिशा हो जाएगी और F02 सदिश हो जाएगा और ये दूरी हो जाएगी F02 सदिश। तो इस प्रकार से हम सब ज्ञात करेंगे। लास्ट वाले के हो जाएगा nवे के कारण, तो वो दिशा हो जाएगी इस प्रकार से और वो हो जाएगी F0n सदिश और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R01 सदिश। तो इस प्रकार से n आवेश के कारण हम इसके ऊपर लगने वाले बल को ज्ञात करेंगे। तो इसके ऊपर लगने वाला जो बल होगा वो सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का योग होगा। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो अब हम कूलाम के नियम का पालन करते हुए सबका बल निकालते हैं। तो सबसे पहले Q1 के कारण Q0 पे कितना बल लग रहा है, इन दोनों के बीच में दूरी R01 है, तो ये जो बल है वो F01 है, तो वो कितना होगा, सूत्र हमें ज्ञात है। तो F01 का सूत्र हो जाएगा K Q0 Q1 R01 का स्क्वायर, क्योंकि मध्य की दूरी R01 है, आवेश Q1 और Q0 है, तो ये मान आ गया। सदिश रूप में लिखेंगे तो R कैप, इस दूरी के ऊपर कैप लग जाएगा। ये पहले आवेश के कारण इसके ऊपर बल आ गया।
इसी प्रकार दूसरे के कारण यहाँ पे बल क्या होगा, तो सूत्र हो जाएगा F02 का सदिश K(Q0Q2) बटे R02 का स्क्वायर R02 का कैप। इसी प्रकार तीसरे का, इसी प्रकार चौथे का, इसी प्रकार पांचवे का, लास्ट में nवे का आ जाएगा F0n सदिश बराबर K(Q0Qn) R0n का स्क्वायर R0n का कैप। ये nों आवेश के कारण इसके ऊपर बल आ गया। अब ये टोटल कितना होगा, कुल कितना होगा, तो हम सबको योग कर देंगे। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो हम सबको जोड़ेंगे, तो हम सबको पद को जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो इसमें से KQ0 जो है कॉमन आ जाएगा और बाकी पद की सीरीज चलेगी 1 2 3 4 ऐसे सीरीज चलेगी। तो हम उसको सिग्मा में करके लिख सकते हैं। तो ये जो टोटल बल आ जाएगा यही उस परिरक्षण आवेश के ऊपर लगने वाला बल होगा, जो सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों का योग होगा। इसी को हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि इस सिद्धांत से हमें यह भी पता चलता है कि यदि दो बल, मान लीजिए दो बल परिणामी बल है, जैसे F1 इधर काम कर रहा है और F2 माना इधर काम कर रहा है, और इन दोनों के बीच में कोण अगर थीटा प्राप्त होता है और हमें ये कहा जाता है कि आप इन दोनों का परिणामी ज्ञात करो, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो F होगा, वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो इस परिणामी बल को हम लास्ट ईयर हमने जब सदिश पढ़ा था, सदिश के अंदर परिणामी सदिश निकाला था, तो उसका सूत्र जो पढ़ा था वही सूत्र यहाँ काम आ जाएगा। तो परिणामी बल जो F हो जाएगा वो उसका सूत्र हो जाएगा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो इन दोनों के मध्य का बल है। तो अगर हमें दो बल दे रखे हैं और उनके परिणामी बल को ज्ञात करने का कहा जाए तो हम इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यही जो है बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, इसी को हम अध्यारोपण के सिद्धांत से कर सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अगला हेडिंग है हमारा इस पाठ का विद्युत क्षेत्र। ये हेडिंग हमारे पाठ के नाम से ही है, विद्युत क्षेत्र जो पाठ का नाम था, और वहां हमने बताया था पहली क्लास में विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र कोई भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां पर अगर उस क्षेत्र के अंदर कोई भी कण है, कोई भी आवेश है, तो या तो वो आकर्षण का या वो प्रतिकर्षण का अगर अनुभव करेगा, तो वो जो चारों ओर का क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कण अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, तो वो चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे मान लीजिए प्लस है, तो प्लस आवेश जो होगा अपने चारों ओर कुछ दूरी तक एक ऐसा क्षेत्र बना के रखेगा। अगर इस क्षेत्र में कोई दूसरा कण आ जाए तो या तो वो दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करेगा या वो दूसरे कण को प्रतिकर्षित करेगा। तो वो जो चारों ओर का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। माइनस आवेश है, उसके चारों ओर की ऐसा क्षेत्र होगा, तो वो चारों ओर का जो क्षेत्र होगा उसी को अपन विद्युत क्षेत्र के नाम से जानेंगे। इसी क्षेत्र के अंदर मान लीजिए जैसे ये क्षेत्र है, इसके अंदर कोई दूसरा प्लस आवेश आ गया, तो क्या होगा, प्लस प्लस को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो ये जो आवेश आया है ना दूसरा आवेश, ये आवेश कहलाता है परिरक्षण आवेश, क्योंकि ये अनुभव कर रहा है। इसके ऊपर कितना बल अनुभव हो रहा है ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, ये इस वाले आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा, वो कितना पावरफुल है। तो ये जितने बल का अनुभव करता है उसी बल की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को E से दर्शाया जाता है, और यह एक सदिश राशि होती है, क्योंकि तीव्रता किसी एक दिशा में काम करती है, किसी एक दिशा में लगती है, इसीलिए यह एक सदिश राशि है। तो परिभाषा हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परिरक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को या बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो सूत्र हो जाएगा E बराबर F/Q0। परिरक्षण आवेश ये है, इसको Q0 माना गया है, और ये Q है, ये विद्युत क्षेत्र इसका है प्लस का, इसके अंदर ये दूसरा आया है, इसको परिरक्षण आवेश कहेंगे। ये अनुभव कर रहा है बल का, इसी अनुभव किए जाने वाले बल की तीव्रता को
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। सूत्र है E बराबर F अपॉन Q0। ये एक सदिश राशि है, इसीलिए E सदिश बराबर हो जाएगा F सदिश बटा Q0। मात्रक क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? बल का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलम, न्यूटन बटे कूलम, या फिर इसका एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर। और इसी से जब इनके सूत्र में हम इनकी विमाएं रखेंगे तो इसकी विमा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो जाएगी m1l1 t-3a-1। ये हमें याद रखनी है और इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो कैसे होगी? प्लस आवेश जो होता है हमेशा विद्युत बल रेखाओं को बाहर की ओर फेंकता है, इसीलिए इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो हमेशा बाहर की ओर होगी। लेकिन माइनस आवेश जो होता है उसके अंदर बल रेखाएं अंदर की ओर आकर्षित होती है, इसीलिए माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी। ये हमें ध्यान रखना है। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। अगले हेडिंग में हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करते हैं। एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है उसके चारों ओर का, उसी विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आ गया है तो अपने ऊपर कितना बल का अनुभव करेगा, उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो हम उसी को ज्ञात कर रहे हैं कि एक बिंदु आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, या एक बिंदु आवेश के कारण किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसके लिए हमने क्या किया है, Q आवेश लिया है। ये जो है एक बिंदु आवेश है Q बीच में, और ये उसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र है। इसी विद्युत क्षेत्र में एक परिरक्षण आवेश Q0 जो है वो यहाँ रख दिया गया है। इन दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल r है। तो इस बिंदु आवेश के कारण इसके ऊपर कितना बल लग रहा है या कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम एक बात पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम में कि जब दो आवेश होते हैं और दोनों के मध्य में कोई दूरी होती है तो वहां पे कूलाम बल कितना काम करता है। तो हमने सबसे पहले कूलाम के नियम से लिखा F बराबर हो जाएगा Q0 बटे r स्क्वायर। एक आवेश Q, एक Q0, दोनों के मध्य में दूरी r, तो F बराबर हो जाएगा Q0 बटे r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। लेकिन हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी तो हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे E बराबर F अपॉन Q0। ये F दोनों के मध्य लगने वाला बल है और हमने वो मान पहले ही बता दिया है। वो मान हम यहां से यहां डाल देंगे तो Q0 बटे r स्क्वायर, Q0 से Q0 कट जाएगा, E बराबर आ जाएगा KQ बटे r स्क्वायर। यही एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। E बराबर KQ बटे r स्क्वायर, ये एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। पहले ही बताया था तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसलिए सदिश रूप में लिख देंगे E सदिश बराबर KQ बटे r स्क्वायर r कैप, एकांक सदिश लग जाएगा पास में। तो ये इसका सदिश रूप हो गया और इसका फॉर्मूला हो गया। अगर हम इस आवेश को और पास ले जाते हैं इस बड़े वाले के पास में तो वहां क्या होगा, तेजी से बल का अनुभव होगा इसके ऊपर, और दूर ले जाएंगे तो कम होगा। इसका मतलब तीव्रता जो है वो दूरी पे निर्भर करती है और वह तीव्रता और दूरी में संबंध जो होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती में होती है। माने अगर दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी और दूरी घटेगी तो तीव्रता बढ़ेगी। अगर इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ जो है वो वक्रीय प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से E और R के मध्य में एक ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। तो हमने आज की इस कक्षा के अंतर्गत, आज की इस फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत बहुत सारी हेडिंगों के बारे में अध्ययन किया है। हमने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के ऊपर अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र और एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसी प्रकार से जैसे कूलाम का नियम बहुल आवेशों में लगता है उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बहुल आवेशों में लग सकती है। तो इस प्रकार से हमने इतनी हेडिंगों का अध्ययन आज की कक्षा में किया है। जरूर समझें इसको, जरूर पढ़ें। इसी के साथ धन्यवाद।